Hello. Hello. Good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Any doubt अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसमें? कुछ ऐसा समझ नहीं आया हो जो इधर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में? आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म करेंगे, तो अगर कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन देन. आज हम पढ़ेंगे बेलमेंट. अभी हम स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही हैं. यहाँ पर बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड एजेंसी की बात करेंगे. एक और चीज़ है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये 1872 का लेजिस्लेशन है. इंडियन 1872 का एक्ट है. पहले इसमें जो सेक्शन 1 to 75 है, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. हमने इसके मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो पहले ही डील कर चुके हैं. राइट. सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 जो है, ये पार्ट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. ठीक है, इसमें प्रोविजंस थे. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अब वो 1930 का एक्ट है. पहले बिफोर 1930 एक्ट वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 76 टू 123. अब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ गए हैं, यहाँ से रिपील कर दिए गए हैं. फिर प्रोविजंस आते हैं सेक्शन 124 टू 238. ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है. इसमें डिफरेंट स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील किए हुए हैं. और फिर इसके बाद के जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 239 टू सो ऑन, ये पार्टनरशिप एक्ट के पार्ट थे. पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे. अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में चले गए हैं, तो ये भी रिपील हो गए हैं. रिपील्ड मतलब होता है कि लेमन लैंग्वेज में इट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस एक्ट. अब उसका पार्ट नहीं रहे हैं. क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके. ओके, सब ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी. लेट अदर्स ज्वाइन, फिर हम स्टार्ट करेंगे.
ओके, आई गेस सब जिन्हें क्लास अटेंड करनी थी वो सब ज्वाइन कर चुके हैं. नाउ वी शैल स्टार्ट. ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि सेक्शन 1 टू सेक्शन, जो लोग नए ज्वाइन किए उनके लिए बता रही हूँ मैं, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने समझे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, void agreements, voidable contracts, then what are void agreements, what will be the void agreements like और voidable का इफेक्ट क्या होगा, ये सब समझे हैं. इसके साथ ही साथ हमने समझे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 55 में दिया हुआ है वो समझे हैं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट समझे हैं. ये सब कुछ टिल सेक्शन 75 तक विच आर द जनरल प्रिंसिपल्स. फिर सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, जिसके प्रोविजंस अभी रिपील्ड हो गए हैं और हम इसे अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ेंगे. फ्रॉम सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 ये डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने कल पढ़े. सेक्शन 124 एंड 125 डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. देन starting from section 126 deals with contract of guarantee till 147. Section 148 deals with contract of bailment. Section 170 to 173 it deals with pledge, and then 182 183 these are the provisions till section 238 deals with agency. तो कल तक हमने पढ़े थे, अब आज उसके आगे we'll start with the bailment. इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट मुझे बताना है आपको, विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 25. सेक्शन 25 जो है ये कहता है दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हम सबने समझे हुए हैं कि क्या होता है. It says that agreement without consideration is void. ठीक है, कोई भी agreement without consideration वो void होगा. However, section 25 provides 3 exceptions to this general rule. ये एक general rule है, इसके 3 exception हैं. क्या वो है exception? इसका मतलब ये होगा कि उन सारे contracts में, वो सारे agreements में जहाँ पर कि consideration नहीं है, in that case also an agreement will still be valid. Now what are those circumstances? First instance is where an agreement has been entered into between persons having relationship of love and affection between each other, and the document and the agreement is registered and signed by the parties. Okay, so agreement entered into between parties out of love and affection, provided that it is also in writing, signed and registered according to registration act, registration law, and registered. Okay, ये इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा जैसे इस एक फादर ने अपने सन को या अपने डॉटर को कोई प्रॉपर्टी देने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं. अब उस केस में सन या डॉटर है वो कोई भी अमाउंट नहीं दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बदले, उसके कंसिडरेशन पे. इस केस में कंसिडरेशन नहीं है बट एग्रीमेंट है, एंड दैट विल बी वैलिड प्रोवाइडेड दैट जो एग्रीमेंट होगा टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ हिज सन और डॉटर, इट मस्ट बी साइंड in writing and must be registered according to the laws. Okay, next is दूसरा एग्जाम्पल होता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जहाँ पर पास्ट कंसिडरेशन की बात हुई हो.
पास्ट कंसिडरेशन मतलब कि जबकि किसी पर्सन ने कोई, हमने पास्ट कंसिडरेशन के एग्जाम्पल पढ़े थे कि क्या होता है कि जब किसी पर्सन ने किसी के लिए वॉलंटरली एक काम पहले किया हो और उसके लिए वो एक कंसिडरेशन हो जाता है फॉर एग्रीमेंट जो कि आज हो रहा है, तो उस केस में भी कंसिडरेशन तो था लेकिन वो पास्ट कंसिडरेशन था। उस केस में एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखा जाए तो कंसिडरेशन यहाँ पर है लेकिन पास्ट कंसिडरेशन है। एंड थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ टाइम बार्ड डेट, ये कहा जाता है कि टाइम बार्ड डेट मतलब होता है कि ऐसा कोई डेट, ऐसा कोई लोन जिसको एनफोर्स करवाने का, मतलब आपने किसी से लोन लिए हुए हैं या आपने किसी को दिए हुए हैं लोन का अमाउंट, तो आप वो अमाउंट किसी से 3 साल के अंदर अंदर तक रिकवर कर सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया तो लीगली आपके पास लिमिटेशन लॉ एक होती है, वो कहती है 3 साल के बाद आप नहीं ले सकते उनसे, लीगली आप केस नहीं कर सकते। अगर आप केस करेंगे तो बोला जाएगा कि दिस केस इज़ टाइम बार्ड, दिस डेट हैज़ बिकम टाइम बार्ड। आपको 3 साल का ये जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस केस में भी, लेकिन अगर कोई ऐसा डेट है जो कि जिसका समय बीत चुका है, जिसका टाइम लैप्स हो गया है रिकवर करने का, दैट कैन ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट। तो उस केस में वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, सेक्शन 25 से डील करता है। जनरल रूल इज़ व्हाट, दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, क्योंकि सेक्शन 10 कहता है, उसमें एक कंडीशन तो है ही ये कि लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या होगा, वॉइड होगा। बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दैट। पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द पार्टीज हु आउट ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन बिटवीन ईच अदर, ऐसे कुछ रिलेशनशिप में जैसे फादर डॉटर का हो गया, फादर सन का हो गया, मदर सन मदर डॉटर का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक दूसरे के लिए वो कोई चीज़ ट्रांसफ़र करने का या किसी भी चीज़ के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो उसमें कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट कंडीशन है कि पास्ट कंसिडरेशन, मतलब पहले किसी पर्सन ने कोई और काम किया है किसी के लिए, अब एग्रीमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो वो बोल सकते हैं मैंने आपके लिए जो पहले कुछ काम या सर्विस रेंडर की थी, हम उसको यहाँ पर कंसिडरेशन मान सकते हैं। तो इस केस में अभी कोई कंसिडरेशन नहीं है दोनों के बीच में, बट वो जो सर्विस रेंडर की थी या वो जो कोई पहले काम किए थे उसके बेसिस पर एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो एन एग्रीमेंट विल बी वैलिड। और थर्ड है कि टाइम बार्ड डेट, ऐसा कोई डेट है, आपने पर्सन ए ने पर्सन बी को 1000 रुपीज़ लोन अमाउंट दिया था, 3 साल बीत गए, अब ए ने बहुत बोला, बी ने नहीं दिया, बी ने नहीं दिया, तो 3 साल के बाद, और इस बीच में ए कोर्ट भी नहीं गया, अब 3 साल खत्म हो गए, 4 साल हो गए इस बात को। अब ए कोर्ट में जाएगा तो उसे पैसे तो वापस लीगली तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि रेमेडी तो उसकी ख़त्म हो गई है, ऑल्दो राइट है उसके पास रिकवर करने का, बट लीगली नहीं है क्योंकि टाइम बार्ड हो गया है। इस केस में क्या होगा, इस केस पर अब ये जो अमाउंट था इसको कंसिडरेशन बनाकर ए और बी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ए बोलेगा कि मैं ना आपकी घर में आपकी जो वॉच है ना मैं वो ख़रीद लेता हूँ फॉर दैट 1000 रुपीज़ जो मैंने आपको दिया था 3 साल पहले, याद है 4 साल पहले। तो अगर बी कंसिडर करता है और उसके बाद उसके बेसिस पे करता है तो वो दैट कैन बिकम अ कंसिडरेशन फॉर दिस एग्रीमेंट। तो ये तीसरा एक्सेप्शन, इस केस में भी देखा जाए तो कंसिडरेशन नहीं है, बट दिस टाइम बार्ड डेट को दे आर मेकिंग अ कंसिडरेशन, इन दैट केस एन एग्रीमेंट विल स्टैंड वैलिड। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे याद आया बताने के लिए। अब हम आते हैं फिर से बैक टू स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट की बात करते हैं। बेलमेंट क्या होता है, सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली। अगेन जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली, मतलब यहाँ पर हम समझते हैं वैसे ही प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की जगह बेलर एंड बेली हो गया है। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर डिलीवरी होती है किसी सामान की
विद द कंडीशन, हो सकता है कि वो किसी टाइम पीरियड के लिए डिलीवरी दे रहे हो सामान की, या फिर कोई काम करने के लिए दे रहे हो, विद द कंडीशन कि जब वो काम हो जाएगा या फिर वो समय बीत जाएगा, उस समय पर जिसे सामान दिया गया है वो वापस करेगा. तो दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सेक्शन 148 चैप्टर 9 में दिया है डेफिनेशन. इट सेज दैट द टर्म बेलमेंट एज डिफाइंड एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. हम यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं. इट मीन्स ये हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी. मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको आप, हाँ, क्या ये टेबल और चेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ, आप उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं. क्या लैंड एक मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. क्लियर है? तो बेलमेंट किसका होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा, क्योंकि आप तभी तो डिलीवर करेंगे उसका पोजेशन. पोजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओनरशिप की नहीं हो रही है. तो बेलर यहाँ पर कौन होता है? बेलर मतलब होता है द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स. और बेली कौन होता है? टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड. ओके, इट मीन्स बेलर कौन होता है? ओनर होता है प्रॉपर्टी का, जो कि अपने गुड्स दे रहा है बेली को फॉर सर्टेन, ईदर फॉर सर्टेन टाइम, या तो टाइम के लिए दे रहा है, या फिर किसी पर्पस के लिए दे रहा है, या फिर दोनों के लिए दे रहा है, और बोथ, कि जब ये काम हो जाएगा या जब समय बीत जाएगा तो आप ये मुझे वैसे के वैसे ही लौटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी वॉच है, वो ख़राब हो गई है, तो आई एम डिलीवरिंग इट टू अ रिपेयर शॉप. फॉर वॉट? टू रिपेयर दी वॉच. तो हियर द प्रॉपर्टी, although the watch belongs to me and I am the owner, and when I am delivering the property, I am not selling it, I am just giving it to the person to repair. इस केस में now it is the duty of the bailey to give me back on what? On repair, and on the condition that I shall also pay him some amount, right? बेलमेंट दो टाइप का होगा, इसलिए एक होता है ग्रेटिशुअस और एक होता है नॉन ग्रेटिशुअस. ग्रेटिशुअस मतलब जो फ्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई अमाउंट ना हो. और नॉन ग्रेटिशुअस जो होता है वो होता है विच इज़ नॉट फ्री, लाइक फॉर वॉट यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दैट थिंग, फॉर वॉट दैट सर्विस और फॉर दैट कीपिंग. ओके, तो यहाँ पर डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, बट दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन in itself and not of the ownership. So delivery of possession is important. ठीक है, these are all the ingredients of bailment. अब इसमें है बेली की ड्यूटी. ओके, सेक्शन 150 कहता है, सेक्शन 150 सेज अबाउट द बेलर्स ड्यूटी. बेलर की क्या ड्यूटी होती है? कि अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है तो बेलर को ये बात बतानी पड़ेगी. किसे? बेली को बतानी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, आई रन अ शॉप वेयर आई गिव्स द व्हीकल ऑन हायर. ठीक है, मेरे पास 4-5 कार है, मैं सभी कार्स को हायर पर देती हूँ. लोग आते हैं, यहाँ पर आई एम दी ओनर, और लोग आके लेते हैं. सिंस आई एम दी ओनर एंड आई डिलीवर द गुड्स, कार को मैं डिलीवर करती हूँ लोगों को फॉर हायर कुछ अमाउंट देने पर, तो मैं बेलर हूँ. किसी ने आके मुझसे लिया, सामान लेकर गया, देन आई हैव टू डिस्क्लोज इट कि भाई कार के ब्रेक फेल हैं. ठीक है, मुझे पता है कि ब्रेक फेल है, और मैं अगर नहीं बताती हूँ तो क्या होगा? अगर इस वजह से कोई भी लॉस होता है किसी बेली को, तो देन आई हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस. So this is my duty. This is the duty of the baler to disclose any defect in the goods of which he is aware, he or she is aware. ये किस केस में? अगर it is a case of non gratuitous, क्योंकि वो बंदा मुझे पैसे दे रहा है ना उसके, तो मुझे मेरी it's my duty to. लेकिन अगर ये gratuitous की बात कर रहे हैं, कोई फ्री में अगर मेरे साथ कोई सामान लेके जा रहा है, और जिसके इस केस में भी मैं फ्री, अगर gratuitous बेलमेंट है, तो इस केस में लाइबिलिटी कब बनेगी? इस केस में लाइबिलिटी तब बनेगी जब मुझे पता होगा और मैंने नहीं बताई. अगर मुझे भी नहीं पता है तब तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है.
लेकिन इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशुअस लाइबिलिटी आपको पता हो या आपको ना पता हो, दोनों चीज़ पर होगी, बिकॉज द अदर पर्सन इज पेइंग यू सम अमाउंट, दैट इज वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर अराइजेज। देन सेक्शन 151 में बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहता है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली को जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो उसे इतना ही ध्यान रखना है उस गुड्स के जितना कि वो अपने गुड्स का रखेगा अंडर द सेम कंडीशन। अगर मैंने कोई ज्वेलरी दी हुई हूँ बेली को कि भाई इसको पॉलिश कर देना, तो वो उसे अच्छे से ही सेफ लॉकर में रखेगा, ऐसे ही नहीं फेंक देगा जैसे कि वो अपने और भी गुड्स को रखता है। और अगर वो इस ड्यूटी को जो ऐसे रखता है सेफ कीपिंग में सब कुछ, उसके बाद भी अगर उसके घर से चोरी हो जाएगी तो वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसे ही फेंक दिया, कहीं पर भी रख दिया और उसके बाद चोरी हो गई विदाउट टेकिंग ड्यू केयर, इन दैट केस बेली शैल बी लायबल। मतलब ये जनरल प्रिंसिपल्स पर बना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। बेलमेंट तो हम ऐसी चीज़ है जो हम हर दिन किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इट्स बेस्ड ऑन मतलब डेली प्रैक्टिसेस पर, राइट। देन सेक्शन 154 कहता है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ बेल्ड गुड्स। ये कहता है कि अगर बेली ने मैं जो कार का बिज़नेस चला रही हूँ हायर में देने का, वो मैंने दी हुई थी पर्सन को कि आप इसको लेकर दुलियाजान से डिब्रूगढ़ ही जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, इसके लिए आप मुझे अमाउंट दे रहे हैं। अब वो बंदा उसको यहाँ से लेके कोलकाता चला गया, उस बीच में गाड़ी में खराबी आ गई, तो क्या होगा, क्योंकि ऑथराइज्ड कितना था बंदे को, यहाँ से डिब्रूगढ़ तक ही जाना था बस, दुलियाजान टू डिब्रूगढ़, बट द पर्सन वेंट टू बंगाल या कोर्स चेंज करके कहीं और चले गए, अरुणाचल चले गए। इन दैट केस अगर उस वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बेली शैल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट वॉज एन अनऑथराइज्ड एक्ट। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 154। नाउ देर आर 3 इम्पॉर्टेंट जो कि इस बार आए थे एग्जाम में प्रोविजंस। मिक्सिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, आप लोग मार्क करते जाइए। जो मैं प्रोविजंस बता रही हूँ ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इनमें से किसी में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं सारे आपके साथ डील कर रही हूँ, सो दैट कभी ना कभी आपको कभी पढ़े हो तो याद आए कि हाँ ऐसा कुछ डिस्कस हुआ है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देन सेक्शन 155, 156 एंड 157 इट डील्स विद मिक्सिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। पहला होता है कि मिक्सिंग ऑफ गुड्स मतलब कि जब बेलर ने बेली को सामान डिलीवर किया है, गुड्स डिलीवर किए हैं और बेली उसको ना मिक्स कर देता है अपने गुड्स के साथ। मतलब मैंने अपने टेबल एंड चेयर्स बेली को रख कर गई हूँ कि भाई कुछ दिनों के लिए आप संभाल लो, और बेली उन टेबल और चेयर्स को अपने टेबल चेयर्स के साथ रख लेगा, तो क्या होगा इस केस में। अब इसमें 3 इंस्टेंसेस होंगे। सेक्शन 155 कहता है कि अगर बेली ने विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, सेक्शन 155 कहता है बेलर की कंसेंट से अगर बेली ने गुड्स को मिक्स किया है, ठीक है, बेली ने मुझसे पूछ लिया है कि मैं आपके जो गुड्स हैं, आपकी जो टेबल एंड चेयर है उसे मैं अपने घर में भी अपने टेबल चेयर के साथ रख लूँ, मैं बोली हाँ रख लो। इज विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स। इस केस में बेलर और बेली के बीच में इक्वल इंटरेस्ट होगा ऑन दोज गुड्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। अब मेरे पास 5 टेबल चेयर थे और बेली के पास 4 टेबल चेयर थे, मैंने बोली साथ में रख लो, तो उनके पास टोटल कितने पेयर हो गए, 9, राइट। अब जब विथ माई कंसेंट उन्होंने लिया हुआ है, अब जब मैं आऊँगी वापस, मैं बोलूँगी चलो मेरे वाले दे दो, तो मैं कितने लूँगी उनसे, मैं 5 थे ना मेरे, मैं उनसे अपने वापस 5 ही के भी 5 लूँगी, जिसका जितना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट था उस मिक्सचर में वो ही हम लेंगे, ठीक है। ये तो ऐसी चीज़ होगी जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे ऐसे ही दिखने वाले हैं अगर, तो इस केस में भी मिक्सचर से मैं अपने अमाउंट ले लूँगी, क्वांटिटी ले लूँगी और वो अपनी क्वांटिटी रखेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस। नाउ सेक्शन 156 टॉक्स अबाउट अनदर इंस्टेंस। वो कहता है जबकि
विदाउट सेक्शन 156 एंड 157 दोनों ही बात करते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर। जब बेलर की कंसेंट के बिना बेली ने बेलर के गुड्स बेली के अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लिए हों, अब इसमें क्या होगा? दोनों सेक्शंस विदाउट कंसेंट की बात तो करते हैं बट दोनों का स्कोप थोड़ा डिफरेंट है। सेक्शन 156 कहता है कि अगर बेली ने बेलर के कंसेंट के बिना मिक्स करता है गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स, ठीक है, और वो गुड्स ऐसे हैं कि उनको आप सेपरेट कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि हर कोई गुड्स ऐसे नहीं होते ना जो सेपरेट हो सकते हैं। अभी हम इस टेबल चेयर के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहली बात है कि यहाँ पर मैंने अपने गुड्स बोली हूँ कि भाई मेरे 5 टेबल एंड चेयर हैं, आप अपने घर में रख लो, जब तक मैं आती हूँ 10 दिन के बाद होंगी तो आपसे ले लूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने अपने सेम घर में जहाँ उनके टेबल चेयर्स रखते हैं वहाँ पर रख लिए, ठीक है, विदाउट माई कंसेंट, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि मेरे जो टेबल एंड चेयर वो ना ब्लू कलर के हैं, उनके टेबल एंड चेयर्स रेड कलर के हैं। यहाँ पर इट कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में, अब मैं 10 दिन बाद आऊँगी, देन आई विल से कि काइंडली रिटर्न माय गुड्स, तो वो ठीक है, ब्लू वाले उसको पता था कि क्योंकि ईजिली सेपरेट कर सकते हैं दोनों के बीच में, ही कैन रिटर्न द सेम टू मी। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस बियर करने होंगे वो कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा, क्योंकि उन्होंने विदाउट कंसेंट लिए हैं। ऑल्दो जब गुड्स सेपरेट कर सकते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी उसमें रहेगी। अगर सेपरेशन और डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो उसका एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? इट शैल बी बॉर्न बाय द बेली। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर बेली मिक्सेस द गुड्स ऑफ द baler with his own goods and they cannot be separated. मैंने 10 kgs ऑफ राइस बेलर के घर में रखवाई थी, 10 नहीं, लेट्स से 100 kgs ऑफ राइस मैंने बेली के घर में रखवाई थी कि यू कीप इट फॉर सम डेज। बेली के पास भी 50 kgs ऑफ राइस थे, बट दे वर बोथ ऑफ वर डिफरेंट क्वांटिटी। बेली ने विदाउट माई कंसेंट उन्होंने जो साथ में जिस जगह पर रखे थे वहाँ पर साथ में ही उन्होंने जो बॉक्सेस थे उन्हें साथ में मिक्स कर दिए। अब क्या हुआ इसमें? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? ये तो नहीं हो सकता, आप एक एक दाने तो चेंज नहीं कर सकते ना, राइस के सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस केस में सेपरेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर पूरा कॉस्ट किसको बियर करना पड़ेगा? बेली को करना पड़ेगा कि मुझे मेरे वाले जो क्वालिटी के राइस के 100 kgs का जो था बॉक्स वो मुझे ला के देना पड़ेगा। इट इज़ अप टू बेली, अब वो जैसे भी लाए। क्लियर है? बिकॉज ही डिड दैट विदाउट माई कंसेंट। क्लियर है? समझ आया ये? ठीक है। 157। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग 158 एंड 159। पहले हम ठीक है 159 एक इम्पॉर्टेंट उसकी बात करता है, रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशुअसली। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये प्रोविजन। ये होता है कि रिस्टोर गुड्स लेंट ग्रेटिशुअसली। इट सेज दैट कि अगर बेलर ने कोई गुड्स बेलर ने बेली को कोई गुड्स दिए हैं, लेंट किए हैं, ठीक है, लेंड किए हैं विदाउट कोई भी कॉस्ट ना देकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कार पर्सन ए को दी हुई हूँ और उसके लिए मैं उन्हें कुछ चार्ज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ग्रेटिशुअसली, ये याद रखिएगा। मैंने दी हूँ कि आप 15 दिन के लिए ले लीजिए। अब 15 दिन के पहले ही मैं बोलती हूँ बेली को कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे आप आज 10 दिन बस हुए हैं और मैं 10 दिन के अंदर ही उनसे वापस ले रही हूँ ये, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ?
यस आई कैन डू दैट, लेकिन प्रोवाइडेड दैट अगर बेली ने प्लान ट्रिप बना ली थी अपने 15 दिन की, कि वो यहाँ से जाएंगे, आज एक दिन डिब्रूगढ़ घूमेंगे, फिर वहाँ से अरुणाचल, और बड़ी बड़ी ट्रिप बना के रखे थे जो कि 15 डेज़ में ही कंप्लीट होनी थी। और अब अगर वो, या उनके जो भी काम थे वो उन्हें करने थे, और वो जो काम उनको करने थे उससे उनको जो भी प्रॉफिट होता वो अब नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो कार मैं ले लूँगी। तो इस रीज़न की वजह से अगर मैं कंपेल करती हूँ उन्हें कि ना अब तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, और उन्होंने मुझे कंडीशन भी बताई कि अगर आप मुझसे ले लेंगे तो मेरा इतना इतना लॉस होगा। इन दैट केस अब मुझे उनका जो डिफरेंस होगा इस पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 10 दिन का हो गया, 5 दिन के लिए जो उनका लॉस हो रहा है, उनका जितना प्रॉफिट होता है उससे दोनों का डिफरेंस, दैट आई नीड टू पे। ठीक है, इवन दो द गुड्स वर लेंट ग्रेटिशुअसली, मैं कोई चार्ज भी नहीं कर रही थी उन्हें, लेकिन बिकॉज ये इट इज़ द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इक्विटी। क्योंकि अगर आपने किसी को प्रॉमिस पे दी हो कि भाई आप 11 दिन 15 दिन रख लेना, और उन्होंने उस बेसिस पे अपने प्लान्स बना लिए हैं, और फिर अगर उन्हें लॉसेस इनकर हो रहे हैं, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्पनसेट हिम। क्लियर है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, नोट इट डाउन। सेक्शन 159। सेक्शन 161 कहता है कि सेक्शन 160 एंड 161 बोथ शुड बी रेड टुगेदर। सेक्शन 160 कहता है कि अब जब काम हो गया है तो, या टाइम हो चुका है, तो विदाउट डिमांड किए हुए बेली को बेलर के गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। अगर नहीं करता है उस टाइम पीरियड में बेली, और उस बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है गुड्स का, द बेली शैल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसका टाइम था भाई 10 तारीख के अंदर अंदर उसे देना था, उसने आज 20 तारीख हो गई उसने नहीं दिया, और 21 हो गई, और उस बीच में गुड्स ख़राब हो गए या टूट गया, तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा बेली शैल बी रिस्पॉन्सिबल। दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 160 एंड 161, राइट। Section 163 is an important provision again. It says that कि बेली को, अगर बेलर ने कोई भी गुड्स डिलीवर किए हुए हैं, और आफ्टर सम टाइम बेली में अगर उन गुड्स में कोई भी एनहेंसमेंट होता है या इम्प्रूवमेंट होता है, तो दैट ऑल्सो नीड टू बी डिलीवर्ड टू बैक टू दी बेलर। मतलब मैंने आई हैव गिवन अ काउ ओके टू बी, कि आप रख लो। कुछ दिनों बाद काऊ ने एक काफ को भी बर्थ दी, तो नाउ बेली हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी बोथ बैक व्हाट, काऊ एज वेल एज द काफ। ऐसा नहीं कि वो काफ रख लेगा, बोलेगा नहीं आपने तो मुझे काऊ दिए थे, नहीं, उसके वजह से जो भी इजाफा हुआ है या जो भी प्रॉफिट हुआ है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिटर्न बैक टू द बेलर। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 163। देन हाँ, अनदर थिंग इज, कल हम बात कर रहे थे एक फाइंडर ऑफ गुड्स की बात किए थे हमने कॉशी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अभी हम समझते हैं। हमने सेक्शन 71 में, आप लोगों को याद आ रहा होगा, कॉशी कॉन्ट्रैक्ट था। अंडर दैट देयर वाज अ प्रोविजन कि फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ अ बेली। ये वही बेली है। तो सेक्शन 168 एंड सेक्शन 169 कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स, यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करते हैं, इसके बीच में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 168 एंड 169 ये दोनों प्रोविजन डील विद फाइंडर ऑफ गुड्स। इट सेज दैट फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ नो राइट टू सू द ओनर फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंस वॉलंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स and to find the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation. And when the owner has offered a specific reward for the return of the goods lost, finder may sue. इसका मतलब है कि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, जिसे गुड्स मिले हैं, वो ओनर को सू नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने इतनी आपको ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम की हूँ, गुड्स को संभालने में इतनी प्रॉब्लम की हूँ, उसके लिए वो केस नहीं कर सकता है। लेकिन वो क्या कर सकता है, इट हैज़ द राइट टू लियन,
ये हम बार बार पढ़ेंगे, आप लोग इस टर्म को लिख लीजिए। राइट टू लियन है मतलब कि टू रिटेन द गुड्स, अपने पास गुड्स रख सकता है जब तक कि उसे उसके ट्रबल और एक्सपेंस के पैसे ना मिले और उसको ओनर को फाइंड करने के पैसे ना मिले। एक और चीज़ है, ये सू नहीं कर सकता, लेकिन सू कब कर सकता है? अ फाइंडर कैन सू ओनली व्हेन, जबकि जो ओनर है उसने बोला हुआ था कि अगर मेरी कोई चीज़ खोई हुई है तो जो जिसको मिलेगी उसे इतना अमाउंट मिलेगा। इन दैट केस अब वो सू कर सकते हैं कि भाई आपने बोले थे इतना अमाउंट मिलेगा, मैं लेकर आ रहा हूँ, यू हैव टू पे। इन दैट केस ओनली ही कैन सू। जनरल नहीं कर सकता, बट ही हैज़ द राइट टू लियन। ओके, लियन राइट इज राइट टू रिटेन। इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मीनिंग सेम है बट कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहेगा। अभी हम और भी सुनेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है। अब है सेक्शन 170 and section 171. These two deals with Bailey's lien. बेली के लियन का राइट क्या होता है? 170 and 171 दो टाइप के लियन की बात करता है, जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। वन 170 डील्स विथ पर्टिकुलर लियन, 171 एक जनरल लियन की बात करता है। जो पर्टिकुलर लियन है वो ये कहता है कि जिस चीज़ के लिए आपने जिस गुड्स के लिए आपने सामान लिए हैं, बेली, ये किसका राइट है? वैसे बेली का राइट है। तो सिर्फ उन गुड्स के लिए ही आप उसके अमाउंट के लिए ही रिटेन कर सकते हो। मतलब मैंने अगर कोई अपनी वॉच दी हुई हूँ और मैं उसका रिपेयर के लिए दी हुई हूँ, और उस रिपेयर का जो भी अमाउंट होता है वो मैं नहीं पे अगर कर रही हूँ, तो नाउ फॉर दैट उस वॉच के अमाउंट के लिए ही बेली का पास राइट है कि वो उस वॉच को रख सकता है जब तक कि मैं पेमेंट ना करूँ। ठीक है, बेली के पास ये राइट नहीं है कि मैंने उसे एक बार अपनी मोबाइल भी ठीक करवाई थी, तो वो मेरे मोबाइल के पैसे के लिए मेरी वो वॉच नहीं रख सकता है, सिर्फ उस वॉच के पैसे के लिए ही वो वॉच रख सकता है, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। दैट इज़ नोन एज पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट, कि आप कुछ भी मैटर रहे उसके लिए भी बेली के पास है कि वो आपके सारे सामान चीज़ रख सकता है। ये किस केस में होता है? जनरल लियन इज़ ओनली फॉर सर्टेन फॉर सर्टेन कुछ लोगों पर ही ये है कि बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये लोगों के पास ही सिर्फ होता है, ओनली दीज पर्सन्स हैव द जनरल राइट टू जनरल लियन। बैंकर्स मतलब बैंकर आपके सामान रख सकता है किसी भी लोन के लिए, आपने उनको सिक्योरिटी दे दी, अब वो हर चीज़ के लिए चलेगी। ठीक है, ऐसे ही ये सारी चीज़ों के लिए सिर्फ इन लोगों को ही राइट है। एक और चीज़ अभी मैं बता देती हूँ, सेक्शन 100 इसके साथ ही है कि अगर कोई बेलर के कोई गुड्स हैं जो कि बेली के पास है, और उस गुड्स के किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही बेलर ने बेली को वो गुड्स दिए हैं, और उसके एन्जॉयमेंट के लिए, एन्जॉयमेंट को अगर कोई बीच में हैम्पर कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी आके बेली के साथ परेशानी कुछ क्रिएट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दोज गुड्स, इन दैट केस बेली के पास वो सारे राइट्स है जो कि बेलर ले सकता था। ठीक है, कि वो केस कर सकता है उसके ऊपर, उसको रोक सकता है कोई चीज़ लेने से। और इसके बाद कोर्ट जो भी केस, जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस केस में बेलर और बेली के बीच में जो भी उन्होंने अपने अपने एक्सपेंसेस किए होंगे फॉर दैट थिंग, उस गुड्स को वापस लेने में या रोकने में उस पर्सन को, तो वो कोर्ट जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों के लिए प्रोपोर्शनेटली होगा, मतलब जिसने इतना पैसे लगाए उसको उतने वापस मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है बेली का, कि उसको भी बेलर जैसे ही राइट हैं, ऑल्दो ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। इसी के साथ आता है प्लेज। आपने एक और वर्ड सुने, मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? गिरवी रखना। यस, वो जो वर्ड है गिरवी रखना, वो ये है एक्चुअली प्लेज। मॉर्गेज यूज़ होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कि कोई लैंड के बदले अगर आप पैसे ले रहे हो और
गिरवी रख रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज मॉर्गेज। प्लेज इज़ फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप उसे गिरवी रख रहे हैं, उसे सिक्योरिटी बना रहे हैं फॉर कोई भी पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो नाउ दैट विल बी कंसिडर्ड एज दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लेज, ठीक है। प्लेज होता है, प्लेज में दो पार्टी होते हैं, प्लेजर या प्लेजी, या फिर अगेन पॉनर और पॉनी, ठीक है। पॉनर मतलब जिसने पॉन PAWN मतलब होता है जिसने गिरवी दिया है सामान, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने दिया है इन ऑर्डर टू फॉर द पेमेंट ऑफ डेट या किसी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए उसने सिक्योरिटी बना के दिया है किसी प्रॉपर्टी को, तो दैट पर्सन विल बी नोन एज द पॉनर। और जिसको दिया है दैट पर्सन विल बी नोन एज द पॉनी। पॉन किया हुआ है मतलब गिरवी करना किसी चीज़ को, दैट इज़ द वर्ड। अब इसमें राइट्स होते हैं, ओके क्या क्या राइट्स हैं और ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं पार्टीज़ की, सेम बेलमेंट के जैसे है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी को गुड्स दिए गए हैं, ऑल्दो रीज़न अलग है, ठीक है। तो पॉनी को गुड्स जो मिल रहे हैं उसको अच्छी कंडीशन में रखना है, जैसे कि वो अपने गुड्स का ध्यान रखेगा वैसे ही ध्यान रखना है। उसके लिए अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर उसने रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसने मैंने किसी से लोन ली हुई हूँ, पैसे ले रही हूँ वापस दे रही हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ मैं किसी से ले रही हूँ और एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ दैट डेट आई एम गिविंग अ गोल्ड चेन टू पर्सन अनदर पर्सन। इन दैट केस अब पॉनी को गोल्ड चेन रखने के लिए तो कोई सीक्रेट तिजोरी या कुछ चाहिए होगा, या गोल्ड बिस्किट है तो उसके लिए ऐसे तो घर में फ्रिज में तो नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, मतलब उसने कोई एक सेफ़ ख़रीदा होगा, सेफ़ लेने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किया है जस्ट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी जिसकी ज़रूरत भी थी, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से ही कर लिया। सेफ गार्ड की अगर ज़रूरत थी और किया है एक्सपेंड, तो वो भी जो मेरे अमाउंट है उसमें जुड़ जाएगा। अब मुझे अगर उसने 10,000 का वो ख़रीदा तो मुझे भी वो उसके प्रोपोर्शनेट का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जब मैं डेट पेमेंट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनी। अब एक और चीज़ है, 176 कहता है कि अगर पॉनर पेमेंट जो रीपेमेंट करना होगा किसी डेट का या प्रॉमिस का जो कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जिसके लिए सिक्योरिटी दी हुई थी, तो टाइम था उस टाइम तक उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है पॉनर ने, ठीक है। उस केस में पॉनी के पास क्या क्या राइट है, इट हैज़ द राइट टू ब्रिंग अ सूट, केस फाइल कर सकता है पॉनी अगेंस्ट द पॉनर कि आपने ना आप जो डेट था दैट हैज़ नॉट बीइंग पेड, या फिर प्रॉमिस था आपने वो परफॉर्म नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, दूसरा राइट है कि वो रिटेन कर सकता है, राइट टू रिटेन या राइट टू लियन है कि वो गुड्स को भी रख सकता है अपने पास। और तीसरा, अगर गुड्स कुछ ऐसे हैं जो कि लगता है कि ख़राब हो जाएंगे अगर अभी उनको बेचा नहीं गया, फ्रूट्स रख के रखे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उसे सेल भी कर सकता है। सेल करने पर प्रोवाइडेड दैट कि नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, किसे, पॉनर को, कि भाई आपके गुड्स से आपने अमाउंट नहीं पे किए हैं तो अब मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि ये पेरिशेबल है, नोटिस देना बहुत ज़रूरी इन राइटिंग। अब इस केस में दो चीज़ हो सकती है, जब बेचा जाएगा तो या तो अमाउंट, तीन चीज़ हो सकती है, या तो इक्वल आएगा जितना अमाउंट दिया था उसके, या तो ज़्यादा मिलेगा या तो कम मिलेगा। इक्वल आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना अमाउंट मिला उतना वो रख लिया। लेकिन अगर डेट का अमाउंट था लेट्स से 100 रुपीज़ और मिला उसको 80 रुपये ही है उनको बेच के भी, तो 20 रुपये के लिए पॉनर अभी भी लायबल होगा, उसको 20 रुपये पेमेंट देने पड़ेंगे। या फिर लेट्स से कि अमाउंट था 100 रुपीज़ और उसको सेल करने से, गुड्स को सेल करने से 120 रुपीज़ मिलते हैं, तो 20 रुपीज़ पॉनर को वापस देना पड़ेगा पॉनर को, ठीक है। एक जनरल सा प्रिंसिपल है, जनरल सा रूल है, क्लियर है। ठीक है, अब सेक्शन 178 एंड सेक्शन 179, ये तीन ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास, जिनका देयर इज सम डिफेक्ट इन द टाइटल टू प्लेज नहीं कर सकते हैं वो लोग एज एन ओनर, लेकिन फिर भी वो प्लेज करते हैं और इस केस में जो प्लेज होती है वो वैलिड होती है।
ये 3 लोगों की बात कर रहे हैं। पहला है 178 में मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो कि टाइम पर एजेंट होता है, जो किसी पर्सन के बिहाफ में प्रॉपर्टी रखकर किसी को विद द कंसेंट ऑफ दैट ओनर उसे ट्रांसफ़र करता है या उनके लिए बायर ढूंढता है। ठीक है, सेक्शन 178 कहता है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्वियसली उसकी नहीं है, क्योंकि वो एज अ मर्केंटाइल एजेंट उसने रखा हुआ है, वो दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समबडी एल्स, और इस बीच में वो उसे प्लेज कर देता है। ठीक है, इस केस में ओनर तो नहीं है जो मर्केंटाइल एजेंट है, लेकिन उसने विद द अथॉरिटी के साथ किया हुआ है, और जिसको किया है उसको पता नहीं है कि भाई ये मर्केंटाइल एजेंट है। उस केस में प्लेज वैलिड होगी। ठीक है, क्योंकि जिसने जो पौनी है यहाँ पर वो इनोसेंट पौनी है, उसे नहीं पता है कि इस पर्सन ने ऑल्दो ऑथराइज्ड है। ये हो गया सेक्शन 178। सेक्शन 178 डील करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। हमने देखे थे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 में आता है एंड 19A में आते हैं, जो कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस या कोर्जन की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी की पर्सन के पास गुड्स का पोजेशन आ जाता है और वो उन गुड्स को प्लेज कर देता है, और जिसे प्लेज किया है पॉनी डज नॉट हैव, उसे नहीं पता है कि डिफेक्ट है उसके टाइटल में, इस केस में भी प्लेज वैलिड होगी। ठीक है, और सेम गोज विथ सेक्शन 179 में कि लिमिटेड इंटरेस्ट है, मतलब एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं, आधे आधे हैं। एक फॉर एग्जांपल एक टेबल या चेयर के, छोटा एग्जांपल ले रही हूँ समझने में इजी होगा, कि या एक कार के 2 ओनर हैं, दोनों ही 50-50% ओनर हैं। उसमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिना बताए, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, लिमिटेड इंटरेस्ट है इनका, 50-50 है, उसमें से एक पर्सन उस कार को प्लेज कर देता है, और जिसको प्लेज किया है दैट पर्सन डू नॉट नो अबाउट द हिज, कि उसका सिर्फ 50% का राइट है और 100% का नहीं है। इन दैट केस तब भी ये वैलिड होगी, प्लेज वैलिड होगी, प्रोवाइडेड दैट उसे नहीं पता है कि भाई ऐसा ऐसा है 50% और 100% वाला। ठीक है, तो इस केस में ऑल्दो पर्सन जो है वो ओनर्स नहीं है गुड्स के, बट इन दैट केस ऑल्सो दे कैन प्लेज, वेरी वेल प्लेज द गुड्स। क्लियर है? ओके, और हमने यहाँ पर जो समझे थे कि जो राइट था वो था सेक्शन 180 और 181 में किसके पास, बेली के पास, कि अगर उसके कोई रॉन्गफुली प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है या एन्जॉयमेंट के साथ डिस्टर्बेंस कर रहा है, इन दैट केस बेली हैज़ द सेम राइट्स टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी। सेक्शन 180 और 181 की बात करता है वो। ओके, इसके बाद हम आते हैं एजेंसी, विच इज़ अनदर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी मतलब आपको पता है एजेंट कौन होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शन 182 से स्टार्ट है ये। यस, इसमें 2 पार्टी होते हैं। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इट इज़ बिटवीन दी प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक पर्सन प्रिंसिपल होगा, एक पर्सन एजेंट होगा। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जिसे अपॉइंट किया गया है किसी एक पर्सन ने, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने में किसी थर्ड पर्सन के लिए। मेरा एक बिज़नेस है, मैं अपने बिज़नेस में बहुत सारी जगह बिज़नेस है मेरा एक्चुअली, तो मैं उस बिज़नेस को हर जगह से नहीं संभाल सकती हूँ। डिब्रूगढ़ के लिए मैंने अपने पर्सन बी को अपॉइंट की हुई हूँ कि वो मेरे साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई थर्ड पार्टी अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करनी होगी तो वो एजेंट के थ्रू करेंगी, उस पर्सन के थ्रू करेगी। तो जो पर्सन है इन डिब्रूगढ़, दैट पर्सन विल बी नोन एज एन एजेंट। ठीक है, वन हु रिप्रेजेंट्स, जिसने उसे अपॉइंट किया है उसे इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। और प्रिंसिपल कौन होगा? जिसने अपॉइंट किया हुआ है और जो रिप्रेजेंट हो रहा है उस एजेंट के द्वारा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन एजेंट हो सकता है? प्रिंसिपल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दैट पर्सन नीड्स टू बी, सारी कंडीशंस जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन को चाहिए, दैट इज़
साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन मस्ट बी ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? बट एजेंट के केस में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 184 कहता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। कोई भी एजेंट बन सकता है, बट कोई भी ऐसा पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड नॉट ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन दिस बिहाफ। इसका मतलब एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, लेकिन अगर उसे रिस्पॉन्सिबल होना है प्रिंसिपल के एक्ट के लिए थर्ड पार्टी को, तो देन दैट पर्सन नीड्स टू बी अ पर्सन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेजर एज एंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, क्लियर है? प्रिंसिपल और एजेंट की ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट ये आता है सेक्शन 182, 182, 183, 184, ये सब बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन हो सकता है, इनकी डेफिनेशन दी हुई है। 185 कहता है कि हाँ, हमने एक और चीज़, हमने जो सेक्शन 1 हमने जो अभी सेक्शन 25 पढ़े थे कि कंसिडरेशन कहाँ ज़रूरत नहीं है, उसमें 3 के बाद एक और 4th पॉइंट डाल लीजिए। यस, ये 4th, इसका एक और एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 25 में तो नहीं लिखा है, लेकिन अनदर फिर भी एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड, दैट इज इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के केस में कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट? In the case of agency, no consideration is required to create an agency। ठीक है, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन चाहिए। कैसे क्रिएट हो सकती है? एक्सप्रेसली हो सकती है कि भाई मैं बोलूँगी किसी पर्सन को बनाने के लिए कि आप मेरे एजेंट बनो, या इम्प्लाइडली भी हो सकती है कि मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और मैं उन एम्प्लॉयज़ को, मेरा एक बिज़नेस चल रहा है बहुत बड़ा, मैं बिज़नेस के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और मैं उन्हें उसमें से एक पर्सन को बोलती हूँ कि भाई तुम यहाँ का सामान देख लो, तुम यहाँ से देख लो, तो नाउ दे बिकम माई एजेंट्स अलग अलग जगह के लिए टू रिप्रेजेंट मी विद द थर्ड पार्टी इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, राइट? सेक्शन 186, 187, 188 ये सब बताते हैं कि 186 एंड 187 डील्स विद कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होता है। एक्सप्रेसली इट मीन्स बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, और या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। इम्प्लाइडली मतलब विदाउट वर्ड्स, बट सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि तब बन सकते हैं। क्लियर है? 188 कहता है कि एजेंसी के अंदर एजेंट को वो सारी चीज़ें करने का राइट है जो कि लॉफुली किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइप के बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। कैसे? लेट्स से मेरे पास बिजनेस है, मेरा बिजनेस है वेर आई गिव हाउसेज ऑन रेंट, तो ये मेरा बिजनेस है। अब यहाँ पर एजेंट के पास क्या क्या राइट होगा? अब एजेंट के पास ये राइट होता है कि जितने भी मेरे रेंटर्स हैं, टेनेंट्स हैं, मैं उन सब से रेंट कलेक्ट करने का राइट है। ठीक है, और किसी का अगर टेनेंसी ख़त्म होने वाली है तो उनको नोटिस देने का राइट है। और क्या राइट हो सकता है टेनेंट का? ये सारे जनरल बिजनेस के हिसाब से ये सारे करने का राइट है किसके पास? टेनेंट के, एजेंट के पास। ठीक है, 189 कहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है और उस सिचुएशन पे अगर नहीं हो पा रहा है एजेंट प्रिंसिपल से बात, तो एजेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है जो कि उस सिचुएशन में बेस्ट हो। ठीक है, एक और वर्ड आता है इसमें, दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सब एजेंट और एक होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब एजेंट कौन होता है? अगर कोई एजेंट जो कि लॉफुली, प्रिंसिपल ने लॉफुली एक पर्सन को बनाया है एजेंट, अब प्रिंसिपल ने बोला है कि और लोगों को बनाना चाहिए एज एन एजेंट और ऑथराइज़ किया कि आप अपने नीचे और भी लोगों को रख लो काम करने के लिए, तो इन केस एजेंट ने अब लॉफुली ऑथराइज्ड है हु इज़ टू एम्प्लॉय अदर पर्सन्स,
उन्होंने और पर्सन्स को एम्प्लॉय किए हैं सेम चीज़ के लिए, एजेंट ने अपॉइंट किया, तो वो क्या कहलाएंगे? सब एजेंट्स। एजेंट के भी एजेंट कौन कहलाएंगे? सब एजेंट्स। एजेंट की अगर टर्मिनेट होगी एजेंसी, तो किसकी? उसके अपॉइंट किए हुए सारे सब एजेंट्स की भी एजेंसी टर्मिनेट होगी। अगर लॉफुली अपॉइंट किया है तो, अगर ही वॉज नॉट ऑथराइज टू अपॉइंट एनी सब एजेंट, उस केस में अगर वो अपॉइंट कर लेता है तो क्या होगा? उस केस में सब एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए एजेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी, या सबको। प्रिंसिपल बोलेगा भाई मैंने तो नहीं बोला था, आपने अपॉइंट करके रखे हो, नाउ यू आर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर देयर एक्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? यहाँ पर प्रिंसिपल ने बोला हुआ है कि नाउ दिस पर्सन विल बी द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ द एजेंट। ये जो एजेंट है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, इट इज़ फॉर एनी पर्टिकुलर एक्ट या किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एजेंट ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अब मुझे अपने बिजनेस के लिए एक लॉयर चाहिए है, तो मैंने एजेंट को कही हूँ कि गो एंड फाइंड सम गुड लॉयर फॉर दैट। तो अब जो लॉयर अपॉइंट किया गया है, दैट लॉयर विल बी अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड दैट पर्सन कैन नॉट बी अ, क्योंकि दैट उनका क्या जॉब होगी? टू रिप्रेजेंट द केसेस, जो भी मेरे फेवर, जो भी मेरे अगेंस्ट में होंगे या मुझे केसेस करने होंगे, सो फॉर दैट पर्पज दैट लॉयर विल बी एन एजेंट इन इटसेल्फ। तो वो क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रहेंगे किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए। अब इस केस में अपॉइंट ढूंढ तो कौन रहा है? एजेंट ही ढूंढ रहा है, ठीक है। और अगर एजेंट ने अच्छे से ध्यान से अच्छा पर्सन ला के ढूंढ के दिया है जैसा उन्हें कहा गया था, और इसके बाद अगर कोई एजेंट गलती करता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की नहीं आएगी। लेकिन अगर एजेंट ने जानबूझकर, उसको पता था कि कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है, उस पर्सन को लेकर आके ला दिया है, तो इस केस में अगर कोई गलती करेगा तो एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की कोई भी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट को जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली अगर उसने अच्छा बंदा ला के दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी डायरेक्टली, ठीक है, जैसे कि होता है। एजेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को बियर करनी पड़ती है, ठीक है। अब है कि एक और चीज़ होती है रेटिफिकेशन। ये सारे प्रोविजन से आप लोग देखते जाइएगा। प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट को, मैं इसका टेक्स्ट पढ़ करके बता देती हूँ आपको। सेक्शन 195 कहता है दैट, सेक्शन 194 कहता है वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of agency has named another person accordingly. Such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him. ठीक है, सब एजेंट के सब्स्टिट्यूटेड के लिए सेक्शन 194 और 195 है कि प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट को कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी के लिए आप मुझे एक पर्सन ला के दो, एजेंट को अपॉइंट करो। उस केस में अगर वो अपॉइंट करेगा तो वो सब एजेंट नहीं होगा, दैट विल बी एन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम दिया, इसमें यूज़ नहीं किया बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहा जाता है। एंड दैट पर्सन शैल बी लाइबल डायरेक्टली टू द रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल फॉर दैट पार्ट ओनली। अब यही, और सेक्शन 195 कहते हैं कि अगर वो उस पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए एजेंट ने अपना पूरा स्केल और सब कुछ अच्छे से यूज़ किया है, सही पर्सन लेकर आते हैं, तो उस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की कोई गलती के लिए एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट इफ़ ही डज नॉट डू सो एंड इफ एनी लॉस अकर्स देन एजेंट शैल बी लाइबल। ओके, नाउ सेक्शन 196 से 199 तक रेटिफिकेशन की प्रोविजंस हैं। ये कहता है रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि पहले कोई पर्सन है, वो एजेंसी किस तरह से क्रिएट हो सकती है हमने देखे थे। एक होता है कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, और एक और होता है रेटिफिकेशन के लिए। कोई पर्सन है, उसने मेरे फेवर में, मेरे लिए, मुझे रिप्रेजेंट किया है किसी थर्ड पर्सन के सामने। ही इज़ नॉट माई एजेंट राइट नाउ। नाउ दैट पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि आई हैव डन दिस फॉर यू, अब आप मुझे अपना एजेंट बना लो। सो नाउ आई हैव द ऑप्शन ईदर टू इलेक्ट दैट पर्सन और टू रिजेक्ट इट। मैं बोल भी सकती हूँ, नहीं भी बोल सकती हूँ। अब मैंने अगर बोली नहीं, मुझे नहीं बनाना आपको एजेंट, आई डोंट एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन ऑफ योर्स,
तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैंने की नहीं, मैंने कहाँ बोली थी आपको कुछ करने के लिए। बट अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मैं उस टाइम से एक्सेप्ट करूँगी, रेट्रोस्पेक्टिव होती है ये, मैंने रेटिफाई कर दी हूँ उनको कि अब तो आपने जिस टाइम से वो मेरे लिए एक्ट किए थे उस टाइम से आप मेरे एजेंट बन गए हो, ठीक है। दिस कॉल्ड रेटिफिकेशन। एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हैज़ द, टर्मिनेशन कैसे हो सकता है एजेंसी का, सेक्शन 201 में दिया हुआ है। ये कहता है टर्मिनेशन के केस में कुछ तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है कि प्रिंसिपल देता है ना अथॉरिटी, तो वो रिवोक कर लेगा वापस एजेंट से कि भाई अब वापस ले लेता हूँ मैं तुम्हारी अथॉरिटी, नाउ यू नो लॉन्गर एन एजेंट। या फिर एजेंट सेकेंड थिंग रिनाउंस कर सकता है, बोलेगा नहीं मुझे नहीं बनना आपका एजेंट ड्यू टू सर्टेन रीज़न। तीसरा हो सकता है एजेंट की डेथ या फिर प्रिंसिपल की डेथ होने से, या इनसॉल्वेंट होने से, अनसाउंड डिक्लेयर होने से प्रिंसिपल या एजेंट कोई भी, या फिर इंसॉल्वेंसी होने से प्रिंसिपल की, ठीक, एजेंट की होने से नहीं, प्रिंसिपल की अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो उस वजह से। और जैसे कि हमने समझे थे कि अगर सब एजेंट एजेंट की अगर टर्मिनेशन होता है तो उसके बनाए हुए सारे सब एजेंट की भी अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी या टर्मिनेशन हो जाएगा उनका भी। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 210। ओके, बाकी जनरल ड्यूटी ये है एजेंट की कि कोई भी काम कर रहा है तो उसे अपने डिलीजेंटली करना है, अपनी स्किल का यूज़ करना है जितना कि जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना है, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना है। कोई भी पैसे आते हैं तो उसे देना है अपने प्रिंसिपल को, उसमें से वो अपना जो रेम्यूनरेशन है वो कट कर सकता है। एजेंट के पास भी लियन का राइट होता है, अगर उसको पैसे नहीं दे रहे हैं उसके स्किल्स के लिए, उसके काम के लिए, तो ही कैन ऑल्सो सामान को कुछ रख सकता है वो प्रिंसिपल के अपने पास, ही हैज़ अ राइट टू रिटेन दोज गुड्स। ये सारे राइट्स हैं, ठीक है। और एक है मिसकंडक्ट ऑफ एजेंट, आप इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट पढ़ सकते हैं। अनदर थिंग इज मिसकंडक्ट है जो सेक्शन 220 में दिया है कि अगर एजेंट कोई मिसकंडक्ट करता है किसी बिजनेस ऑफ एजेंसी में, इन दैट केस ही इज़ उस अमाउंट, उस चीज़ के लिए उस पर अगर कोई लॉस होता है फॉर टू द प्रिंसिपल, देन ही मस्ट मेक गुड टू द प्रिंसिपल फॉर दैट अमाउंट। और उस जो गलत मिसकंडक्ट भी अगर हुआ है उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जो बिजनेस ऑफ एजेंसी के अंदर जो भी काम किया हुआ है उसके लिए रेम्यूनरेशन विल बी पेड टू द एजेंट बाय द प्रिंसिपल। ऑलराइट, ये हो गया है एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन ब्रॉड टर्म्स कंप्लीट। अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्चुअली एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करके आइएगा, इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो वी विल डिस्कस, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़कर आइएगा, क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो क्वेश्चंस, देन आई विल टेक दैट कि कोई डाउट नहीं है। थैंक यू।